हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की क्लास में मैं आपके लिए क्लास 12th अकाउंटेंसी बोर्ड एग्ज़ाम की इम्पॉर्टेंट थ्योरी लेके आया हूँ। पिछली वीडियो में भी हमने एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी करवाई थी, जिसमें मैंने जो थ्योरी करवाई थी वो थी आपकी प्रैक्टिस पेपर से। ठीक है, प्रैक्टिस पेपर से थी। बट ये जो थ्योरी है आज की, ये है PYQ से, पिछले पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से ये मैंने थ्योरी ली है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट आज की थ्योरी को, आज की वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। चलिए देखिए, दोनों में थ्योरी है आपकी, हिंदी में भी दे रखी है मैंने और इंग्लिश में भी दे रखी है, दोनों में दे रखी है। आपको जैसे सूटेबल लगे आप कर लेना। और इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर ज्वाइन हो जाएं। ठीक है ना, टेलीग्राम जो ग्रुप है आप हमारा, उससे ज्वाइन हो जाना। इसका जो डिस्क्रिप्शन लिंक जो होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली थ्योरी से। क्वेश्चन कह रहा है कि मेंशन द ओकेशंस ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जो पार्टनरशिप फर्म होती है ना, वो कब कब और किन किन दशाओं में पुनर्गठन होता है उसका, मतलब दोबारा से बनाई जाती है। एक पहले से ही हमारे पास पार्टनरशिप डीड होगी, ठीक है ना, और उस पार्टनरशिप डीड को तोड़कर नई डीड कब कब बनाई जाती है। तो देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सिंपल याद रखना है कि देखो पार्टनरशिप डीड कब कब बनाई जाती है। पहला है एडमिशन पे, जब किसी व्यक्ति का एडमिशन होता है, जैसे कि पुराने व्यक्ति हैं A और B, ठीक है, और इनकी कोई पार्टनरशिप डीड होगी। अब हम एक तीसरे व्यक्ति को भी पार्टनर बना रहे हैं, तो क्या होगा, पुरानी वाली डीड को हम कैंसिल करेंगे और नई डीड को दोबारा से क्या करेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, यानी कि पुनर्गठन उसका किया जाएगा। बात समझ आ रही है। तो एडमिशन जब होता है न्यू पार्टनर का, नए साझेदार का जब प्रवेश होता है, तो उस कंडीशन में पुरानी एग्रीमेंट को तोड़कर नए एग्रीमेंट को बनाया जाता है। तो देखते हैं क्या लिखा है। व्हेन अ न्यू पर्सन ज्वाइन द पार्टनरशिप, द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज अल्टर्ड। अल्टर्ड का मतलब क्या है, उसको पुनर्गठन किया जाता है, यानी कि परिवर्तन किया जाता है। ठीक है ना, लीडिंग टू रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, जिससे पुनर्गठन होता है। बात समझ आ रही है। अगला रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट की कंडीशन में भी क्या होगा कि पहले तो हमारे पास मान के चलो ABC 3 पार्टनर थे। रिटायरमेंट में क्या होगा कि 3 व्यक्ति थे, 3 में से कोई एक व्यक्ति क्या कर रहा है, उस पार्टनरशिप को छोड़कर जा रहा है। तो पार्टनरशिप को छोड़कर जा रहा है तो उस व्यक्ति का नाम हटाएंगे, और फिर जो बचे हुए पार्टनर्स होंगे, जैसे कि पहले ABC थे, अब AB हैं, तो जो बचे हुए पार्टनर है वो अपने अकॉर्डिंग एग्रीमेंट करेंगे। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में भी क्या हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म किया जा रहा है। बस समझ रही है। तो देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। बोल रहा है इफ अ पार्टनर डिसाइड टू लीव द बिजनेस, द फर्म स्ट्रक्चर एंड एग्रीमेंट आर मॉडिफाइड एंड रिजल्टिंग इन रिकॉन्स्टिट्यूशन। जो भी उसके जो एग्रीमेंट होते हैं उसको मॉडिफाई किया जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि पुनर्गठन होता है। बात समझ आ रही है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। जो आपके चैप्टर्स हैं ना, उन्हीं चैप्टर के नाम लिख देने, ठीक है ना, वही सारे क्या होते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होती है। ठीक है, अगला है आपके पास डेथ ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट जैसे ही हो गया ये डेथ ऑफ पार्टनर। अगर रिटायरमेंट में जब कोई व्यक्ति जाता है तो बचे हुए व्यक्ति अपना बिजनेस अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं, तो अपना रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। ठीक है ना, और डेथ में भी ऐसे ही होता है, एक व्यक्ति चला गया, जो भी एग्रीमेंट होगा उसको वो क्या करेंगे, हटाकर अपना नया एग्रीमेंट बनाएंगे, तो उससे भी क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है। बात समझ आ रही है। चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर कोई चेंज होता है तो सिंपल सी बात है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर कोई चेंज हो भी रहा है तो उसकी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, जो पार्टनरशिप डीड होगी उसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप डीड यानी कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर चेंज होता है, चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो उसको भी क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बात समझ आ रही है। हिंदी में भी यही है कि नए साझेदार का प्रवेश, साझेदार की सेवानिवृत्ति और साझेदार की मृत्यु या लाभ बंटवारे अनुपात में परिवर्तन अगर होता है, तो उस कंडीशन में आप क्या कह सकते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है। बात समझ आ रही है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें। बच्चा इसमें देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चा इसमें कंफ्यूज हो गई होगा कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या कह दिया। तो कुछ नहीं कहा बेटा, आप बस ये देखो कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही तो क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ
पार्टनरशिप फर्म होता है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, अब बताओ 3 नंबर का क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ ही याद नहीं रखना। अगर बच्चों को अपने चैप्टर्स के नाम भी याद है ना, तो वो याद रखेगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है साझेदारी फर्म के विघटन की स्थिति में खातों के निपटान का क्रम बताइए, यानी कि स्टेट द ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यानी कि पार्टनरशिप फर्म का जब डिसोल्यूशन होता है ना, तो अकाउंट्स को किस प्रकार से सेटल किया जाता है वो बताना है आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो जब आप फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पेमेंट करोगे। किसको पेमेंट करोगे, सबसे पहले आउटसाइडर को करोगे, यानी कि बाहर की पार्टी को करोगे, यानी कि थर्ड पार्टी को, जो बाहरी देनदार हैं उनको भुगतान करना पड़ेगा सबसे पहले। यानी कि जो हमारे पास तीन चार लोग होते हैं, जैसे कि एक तो हो गया पार्टनर, ठीक है। फर्स्ट व्यक्ति कौन होता है, पार्टनर, ठीक है, पार्टनर को भुगतान करना पड़ता है, ठीक है। आउटसाइडर जो हो गए उनको भुगतान करना पड़ता है, ठीक है। और बाकी हम लोन भी कह सकते हैं यहाँ पर कि लोन होते हैं। तो 3-4 लोग होते हैं हमारे पास जिनको भुगतान करना पड़ता है। तो सबसे पहला भुगतान किसको करना पड़ता है, थर्ड पार्टी को, यानी कि बाहर के लोगों को, जिनसे हमने क्रेडिट पे उधार ले रखा है, ये सब ये है ना। तो दूसरा क्या होता है, पेमेंट ऑफ लोन एंड एडवांस गिवन बाय द पार्टनर। पार्टनर से जो हमने लोन और एडवांस ले रखा है ना, उसको पे करेंगे। देन पेमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल, फिर उसकी कैपिटल को पे करेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, और फिर फोर्थ भी है। फोर्थ क्या कह रहा है, एनी सरप्लस रिमेनिंग इन द डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 3-4 कंडीशन आ गई आपके पास, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, देखो 3 नंबर का क्वेश्चन आ रखा है ये पेपर में। पहला कंडीशन क्या है कि पेमेंट ऑफ द थर्ड पार्टी, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, पेमेंट ऑफ लोन एंड एडवांस ऑफ पार्टनर। देखो ये 3 कंडीशन तो पार्टनर से रिलेट कर रही हैं, सीधी बात है। पहली कंडीशन ये है कि थर्ड पार्टी को पेमेंट कर दो। दूसरी कंडीशन क्या है कि लोन अगर दे रखा है पार्टनर ने तो उस लोन को पे कर दो, देन फिर कैपिटल पे कर दो, देन फिर सरप्लस को पे कर दो, यानी कि जो भी उसका लाभ है, लाभ को पे कर दो। बात समझ रही है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। पहला व्यक्ति कौन होगा, बाहर का, और आगे की जो 3 कंडीशन है वो किसकी हैं, पार्टनर्स की हैं। या तो उसने लोन दे रखा होगा और उसकी कैपिटल हो गई और उसका सरप्लस हो गया। सिंपल सी कंडीशन है, ज़्यादा कुछ इसमें टेक्निकल नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अगला देखते हैं। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर आप क्या हो जाएं, ज्वाइन हो जाएं, और टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ये मिल जाएगा, जो भी पीडीएफ होगी वो आपको मिल जाएगी, तो आप आराम से उसे पढ़ सकते हो, ठीक है। अगला है डिफरेंशिएट बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। शेयर्स और डिबेंचर के बीच में अंतर बताइए। देखो शेयर्स और डिबेंचर के बीच में बहुत बड़े बड़े अंतर हैं। देखो पहली बात तो शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स एक तरह से हिस्सा होता है, और डिबेंचर क्या होता है, एक तरह से लोन होता है। शेयर होल्डर क्या होते हैं, एक तरह से मालिक होते हैं, डिबेंचर होल्डर क्या होते हैं, एक तरह से कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये सारे आप इसमें डिफरेंस बता सकते हैं। जैसे कि पहला डिफरेंस है, शेयर कंपनी की पूंजी में स्वामित्व का प्रमाण है, ठीक है ना, यानी कि शेयर आर द एविडेंस ऑफ ऑनरशिप इन द कैपिटल ऑफ कंपनी, यानी कि एक तरह से एविडेंस है किसमें, ऑनरशिप में। मालिक है उसका क्या है, वो एक तरह से एविडेंस है, ठीक है ना। और डिबेंचर क्या होते हैं, डिबेंचर इज टाइप ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट दैट इज इश्यूड बाय अ कंपनी टू बोरो मनी। अगर कंपनी कभी भी किसी से उधार पैसे लेती है तो उसके बदले में एक चीज़ देती है, जो डॉक्यूमेंट होता है, उसको कहते हैं हम डिबेंचर। बात समझ रही है। अगला, शेयर होल्डर आर द ऑनर ऑफ द कंपनी, यानी कि शेयर होल्डर क्या होते हैं, मालिक होते हैं कंपनी के। और डिबेंचर होल्डिंग कंपनी गेट, इधर देखो, डिबेंचर होल्डर आर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर क्या होते हैं, आप कंपनी के एक तरह से लेनदार होते हैं, ठीक है ना। ये क्रेडिटर हो गए क्योंकि इन्होंने लोन दे दिया, अब ये लोन का पैसा वापस लेंगे, इसलिए इनको हमने क्रेडिटर कह दिया, मालिक नहीं होते, ठीक है ना। अगला कह रहा है, शेयर होल्डर हैविंग वोटिंग राइट्स इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। शेयर होल्डर को ना बोलने का अधिकार होता है, वोटिंग राइट्स का अधिकार होता है, मतलब कोई भी सवाल पूछने का अधिकार होता है, ठीक है ना। बट ऐसा इसके पास नहीं होता, डिबेंचर होल्डर के पास नहीं होता। और ये लिख रखा है, डिबेंचर होल्डिंग कंपनी गेट फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट बट दे डू नॉट गेट ऑनरशिप राइट इन द कंपनी, ठीक है ना।
वो फिक्स रेट तो देते हैं बट उनके पास कोई ऑनरशिप राइट यानी कि वोटिंग राइट्स नहीं होते। बात समझ आ रही है? बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट चल रहा है। अगला कह रहा है कैन बी बॉट एंड सोल्ड इन स्टॉक मार्केट, और इनको बेचा जा सकता है और ख़रीदा जा सकता है स्टॉक मार्केट से। बट डिबेंचर होल्डर डिबेंचर्स यूजुअली हैव अ फिक्स मैच्योरिटी डेट ऑन विच द कंपनी हैज़ टू रिटर्न द प्रिंसिपल। डिबेंचर का ना एक ना मैच्योरिटी डेट होती है, यानी कि पेमेंट करने की भुगतान तिथि होती है, ठीक है ना। तो उस दिन पर जो प्रिंसिपल यानी कि जो पैसा आपने ले रखा है, जो आपने मूलधन ले रखा है, उसको क्या करना पड़ता है? वापस करना पड़ता है एक डेट के बाद। क्योंकि यहाँ पर जो डिबेंचर्स जो होते हैं वो एक तरह से लोन होते हैं और लोन को कभी ना कभी तो आप पे करोगे। बट शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स जो होते हैं वो कंपनी के खुद के कैपिटल होती है, खुद की पूंजी होती है, उसको वापस नहीं किया जाता। बात समझ आ रही है? उसको हम वापस नहीं करते। तो ये आपके लिए 3 नंबर में पर्याप्त है। 3 नंबर में इतना इतना आप लिख सकते हो, 4 पॉइंट हो गए, 3 नंबर से रिलेटेड हो गए और कुछ भी ज़्यादा नहीं है इसमें, है ना। बहुत ही सिंपल सी थ्योरी आती है, ज़्यादा टफ थ्योरी नहीं आती, बस बच्चा ध्यान रखे उस चीज़ को थोड़ा थोड़ा। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है? डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ शेयर विच कैन बी इशू अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, है ना। विभिन्न प्रकार के शेयरों की व्याख्या करें जिन्हें कंपनी अधिनियम 2013 के तहत जारी किया जाता है। अब देखो क्वेश्चंस आपने 4 क्वेश्चन कर लिए, चारों क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा होगा जो टेक्निकल होगा। सारे के सारे क्वेश्चन वही हैं जो आप नॉर्मली पढ़ते हो, ठीक है। अगर आप नॉर्मली पढ़ के जाओगे तो गारंटेड सारे क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट कर लोगे, ठीक है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ पर शेयर्स के बारे में पूछा है कि कितने प्रकार के शेयर्स आप मतलब इशू कर सकते हो। तो 2 प्रकार के शेयर्स होते हैं, एक होता है प्रेफरेंस शेयर और एक होता है आपका इक्विटी शेयर। दोनों एक इक्विटी शेयर्स और दूसरा प्रेफरेंस शेयर, ठीक है ना। तो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर 2 प्रकार के शेयर्स होते हैं। 2013 अधिनियम के अकॉर्डिंग हम इनको इशू करते हैं। अब इक्विटी शेयर्स के बारे में अभी आपने पढ़ लिया। ये कंपनी के स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि रिप्रेजेंट द ऑनरशिप इन द कंपनी के ऑनरशिप होते हैं, यानी कि ऑनर होते हैं ये, ठीक है। और जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं, हालांकि ये भी ऑनर होते हैं बट इनको ऑनर का दर्जा ज़्यादा दिया नहीं जाता। दी शेयर गेट प्रायोरिटी इन डिविडेंड कंपेयर टू इक्विटी शेयर। इन शेयर्स को ना क्या दिया जाता है? प्रायोरिटी दी जाती है। प्रायोरिटी का मतलब क्या है? इन शेयर्स को प्राथमिकता दी जाती है। क्या दी जाती है? प्राथमिकता, यानी कि सबसे पहले जो डिविडेंड मिलेगा वो किनको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को मिलेगा, ठीक है। जो फिर उसके बाद पैसा बचेगा देन फिर आपको मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनको पैसे दिए जाएंगे। अच्छा, इनको क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि देखो इनका ना एक ना फिक्स रेट होता है, पहले से ही तय किया जाता है कि भाई आपको इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा। बट इक्विटी शेयर पे ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर गेट अ शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एंड कैन वोट ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर ऑन द कंपनी। ये वोट कर सकता है, ठीक है ना। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वह महत्वपूर्ण मामलों में वोट कर सकते हैं कि भाई ये जो आप काम करने वाले हैं ये सही या गलत है, इसके बारे में वो राय दे सकता है। बात समझ में आ रही है? और जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास ऐसे कोई अधिकार नहीं होते, उसके पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते, यानी कि वो कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? कंपनी के मामलों में बात नहीं कर सकता, ना अपनी राय दे सकता है। आगे कह रहा है इफ़ द कंपनी इज़ लिक्विडेट, अगर कंपनी ख़त्म हो जाती है मतलब बंद हो जाती है, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर पेड बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर से पहले उनको पेमेंट दी जाती है। आगे कह रहा है इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट गेट एनी फिक्स डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर को कोई भी फिक्स डिविडेंड नहीं मिलता। रैदर इट डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। ये डिपेंड करता है किस पर? परफॉर्मेंस पर। अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, कंपनी को प्रॉफिट अच्छा हो रहा है तो उनको प्रॉफिट ज़्यादा मिल जाएगा। अगर कंपनी को प्रॉफिट कम हो रहा है तो इनको प्रॉफिट कम मिलेगा। बात समझ आ रही है? कंपनी के अकॉर्डिंग ही ये काम करते हैं, ठीक। तो ये आपके 4 क्वेश्चंस थे जो कि मुझे लगे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं पेपर में आने लायक, इसलिए मैंने इसकी वीडियो एक बना दी। उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। थोड़ा जल्दबाजी में वीडियो बनी है ये, ठीक है। पेपर 15 तारीख को है, इसलिए थोड़ा सा जल्दबाजी में वीडियो बना दी, बट इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर कहीं ना कहीं ये 4 क्वेश्चंस आप करके जाओगे तो कहीं ना कहीं पेपर में ये फंसेंगे, ठीक है। और
आपके मार्क्स भी अच्छे आ सकते हैं अगर आप इनको करके जाओगे तो। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि 15 तारीख तक जो भी नोटिफिकेशन आए आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। और 15 तारीख के बाद मैं इस चैनल पर आपको मैथ्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और PYQ करवाऊँगा, जो कि 20 तारीख तक करवाए जाएंगे। तो आप उसको भी देख सकते हैं अगर किसी व्यक्ति के पास मैथ है तो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक आप इनको करिए और किसी भी थ्योरी में कोई डाउट हो तो आप पूछना ज़रूर, कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, चलिए बाय बाय।